मेरे प्रिय छात्रों, मैं बर्माज आईएएस का संस्थापक निदेशक नरेंद्र कुमार वर्मा हूँ। मैंने बर्माज आईएएस को 1999 में स्थापित किया और तब से लगातार जो है लखनऊ में मैं छात्रों को पढ़ा लिखा रहा हूँ और उन्हें आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारे पढ़ाए हुए अनेक छात्र आईएएस में भी हैं, आईबीएस में भी हैं, पीसीएस में भी बहुत सारे छात्र हैं। अब हमने ये सोचा है कि हम अपने छात्रों को वीडियो के माध्यम से लाभान्वित करूं और इसलिए मैं ऑनलाइन के माध्यम से आपको ये सारा ज्ञान देना चाहता हूं कि जिससे आप इसको लाभ उठा करके और एक अपना भविष्य निर्माण कर सकें। जो लोग विशेष रूप से ये ऑनलाइन का कार्यक्रम मैं उनके लिए रख रहा हूँ कि जो छात्र मेरे पास तक आ नहीं सकते, इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप मेरा वीडियो देखें और उससे लाभ उठाएं। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपना पहला वीडियो शुरू करना चाहता हूँ जो भारत के संविधान से संबंधित है। भारत के संविधान के संदर्भ में मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं भारत के संविधान की बात करूँ, भारत का संविधान, तो आप भारत के संविधान को आप देखें तो इसके कुल मिलाकर के आपको 3 स्टेप मिलेंगे, 3 स्तर मिलेंगे। नंबर 1 जिसको हम कहें सांविधानिक विकास। नंबर 2 स्टेप इसका है संवैधानिक विकास के बाद संविधान का निर्माण। और तीसरा भाग है स्वयं संविधान। तीसरा भाग है इसका स्वयं संविधान। हम आज जो शुरू करने चल रहे हैं भारत के संवैधानिक विकास में, ये बताने चल रहे हैं कि संवैधानिक विकास भारत का कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और ये संवैधानिक विकास की जो यात्रा है किस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ी। आप यहाँ पर देखिए कि अंग्रेज जो है भारत में व्यापार करने के लिए आए। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए। व्यापार करने के लिए आने से पहले उन्होंने ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर के जरिए एकाधिकार की अनुमति ली। ये कब का चार्टर है? चार्टर ये दिसंबर माह में सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर के माध्यम से ब्रिटिश महारानी से अनुमति ली। ये अनुमति क्या थी? अनुमति एकाधिकार की थी। कैसे एकाधिकार की? कि ब्रिटेन के अलावा ब्रिटेन में कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी के छोड़ करके भारत और या पूर्व के देशों के साथ व्यापार नहीं करेगा। पूर्व के देशों के साथ व्यापार नहीं करेगा। अब सवाल इस चीज का है कि व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या? सबसे पहले आप देखिए, पहला कदम यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर बता रहे हैं चार्टर एक्ट 16। यहां पर देखिए जो चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। अब सवाल इस चीज का है कि ये चार्टर था क्या? चार्टर में एकाधिकार थी। अब यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर आप देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी में पहली चीज देखिए, कोई भी कंपनी अगर बनती है तो उसके कुछ शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर को यहां पर हम कहें प्रोप्राइटर्स। प्रोप्राइटर यानी स्वामी, वही मालिक होते हैं, स्वामी। कंपनी के स्वामी यानी स्वामी का मतलब हुआ कि जो शेयर रखते हैं।
शेयर होल्डर्स, जिसके पास शेयर होता है वो स्वामी होते हैं। और इसके साथ साथ इनका जो एक ग्रुप बनता है, एक बल्क बनता है, जिसको कहते हैं स्वामियों का मंडल। अब इसके स्वामियों का मंडल मतलब जो लोग शेयर लेते हैं वो स्वामी है, उसके मालिक। लेकिन इसी स्वामियों के मंडल से ही एक चीज और होता है जिसको कि हम कहते हैं कि इसके जो कार्यकारी लोग होते हैं, जो इसकी काम को संचालित करते हैं, उनका होता है, जिसको कहते हैं इसके नीचे होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी निदेशक मंडल। निदेशक मंडल 1600 के चार्टर के द्वारा इसी निदेशक मंडल को ही शक्तियां प्रदान की गई। यहां पर 1600 चार्टर की स्थिति के द्वारा यह कहा गया कि निदेशक मंडल जो है वो किस प्रकार से काम करेगा। यहां पर निदेशक मंडल में देखिए कि काम किस प्रकार से करेगा। यहां निदेशक मंडल को यह अधिकार दिया गया कि एक गवर्नर और 24 समितियां, ये 24 समितियां और कुछ नहीं थे, ये 24 लोग थे, 24 व्यक्ति थे। इनको अधिकार दिया। महारानी ने यह अधिकार इस रूप में दिया गया, नंबर 1, वो कहीं पर भी एकत्र हो सकते थे, विधियों का निर्माण कर सकते थे, विनियम यानी कानून का निर्माण कर सकते थे। तीसरी चीज देखिए, इन कानूनों को लागू कर सकते थे और कानूनों को लागू करने के उपरांत इन कानूनों को ना मानने वाले कर्मचारियों इत्यादि को दंडित कर सकते थे। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी को ये एक अधिकार मिला था। एक निश्चित सीमा समय थी और ये 15 साल के लिए मिला था। क्या क्या था कि नंबर 1 गवर्नर और प्लस 24 समितियां, ये थी, इन्हीं को अधिकार मिला था। यही बात में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में हुई। एक गवर्नर और 24 समितियों को इस आर्डर में, इसमें क्या मिला था? पहली चीज, कहीं पर भी एकत्र हो सकते थे। पहली बात। दूसरी बात, कंपनी के लिए विधि विनियम बना सकते थे। तीसरी चीज, कंपनी के विधि विनियमों को लागू कर सकते थे। चौथी चीज, विधि का उल्लंघन करने वालों को उल्लंघन करने वालों को दंड दे सकते थे। ये उनको अधिकार मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब अगली चीज देखिए कि ये अधिकार कब तक था। 1909 आया, एलिजाबेथ के उपरांत किंग आए। किंग ने क्या किया? इस अधिकार को अस्थायी बना दिया। इस अधिकार को किंग ने अस्थायी बना दिया, अर्थात अब इसकी 15 साल की समय सीमा समाप्त हो गई। इसके बाद आप देखिए कि अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये अपना व्यापारिक अधिकार जब अस्थायी बना, अस्थायी हो गया, परमानेंट हो गया, तब ये जगह जगह पर पूर्व के देशों में अपने अस्थायित्व के लिए प्रयासरत हो गए।
सबसे पहले इन्होंने ये जो प्रयास किया इंडोनेशिया में, लेकिन इंडोनेशिया में डचों के आगे इनकी चल ना पाई, डचों ने इनको मार भगाया। अब ये भारत में प्रयास करने लगे, भारत में प्रयास करते हुए अब यहाँ पर देखिए कि मुगल दरबार में इन्होंने प्रयास शुरू किया। मुगल दरबार में प्रयास जो किया, उस मुगल दरबार के प्रयास के अंतर्गत आप एक चीज पाएंगे, यहाँ पर इस समय पुर्तगालियों का प्रभाव था। मुगल दरबार में इस समय पुर्तगालियों का प्रभाव था। पुर्तगालियों के प्रभाव के आगे ईस्ट इंडिया कंपनी की एक नहीं चल पाई और ले दे करके एक साल ऐसा आया कि आप देखें कि 1612 ईस्वी में गुजरात के पास गुजरात के सूरत के पास एक जगह है स्वाली। स्वाली के एक युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया अंग्रेजों ने। यहाँ पर लीडर थे कैप्टन बेस्ट और वो लेकर के आए थे एक जहाज, ड्रैगन जहाज पे था, काफी भारी। और इस हराने के बाद इसका प्रभाव क्या हुआ कि मुगल दरबार से पुर्तगालियों के प्रभाव में कमी आई। मुगल दरबार में जो पुर्तगालियों का प्रभाव घटा, अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा, इसका परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेजों को सूरत में मुगल दरबार के द्वारा फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा मिल गई। सवाल इस चीज का है कि फैक्ट्री क्या चीज है, फैक्ट्री क्या चीज है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। व्यापारिक कंपनी के साथ साथ इसने क्या किया कि एक गवर्नर और 24 समितियां थी। 24 समितियों के बाद इन्होंने व्यापार करने वाले कार्यकर्ता नियुक्त किए। ये व्यापार करने वाले कार्यकर्ता लोग कौन थे? व्यापार करने वाले कार्यकर्ता लोग कहलाते थे फैक्टर। व्यापार करने वाले कार्यकर्ता लोग फैक्टर कहलाते थे। इन फैक्टरों के अस्थायी निवास के लिए जो जगह इन्होंने मुगल सम्राट जहांगीर से परमिशन के फलस्वरूप प्राप्त की, वह जगह फैक्ट्री थी। इसको इन्होंने गोदाम भी बनाया। फैक्टर जहां पर रहे वह जगह फैक्ट्री है। ध्यान रखिए कि फैक्टर जहां पर रहे वो जगह फैक्ट्री है। और यहां पर जो फैक्टर रहता था, अब फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? 1600 के बाद आप यहां पर देखिए 1612 से यानी करीब 10-12 साल तक अंग्रेजों के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, अंग्रेजों के से मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बड़ी दिक्कतें थी। दिक्कत क्या थी? ब्रिटेन से चले, जहाज लेकर के आए, भारत के समुद्र तट पर रोका, बाजार में गए, सामान खरीदा। अब आप देखिए इनकी स्थिति ऐसे ही थी कि जैसे हमारे यहाँ से सामान, जैसे आप देखिए आपके लोकल मार्केट में देखते होंगे कि आपके पास आसपास कई एक लोकल मार्केट होगी। कहीं पर कोई सब्जी बेच रहा है, कोई मसाला बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कैसे भी बेच रहा है। उसी मार्केट से जा करके अपना बोरा झोला लिए ये लोग जो है सामान खरीद करके भर के लाते थे और उसके बाद जहाज समुद्र के किनारे खड़ा रहता था, उसी जहाज पर भरे और चल दिए। अब आप सोचिए कि ये इनकी दिक्कतें थी। कहने का मतलब ये हुआ कि हफ्तों जहाज खड़ा रहा और फिर उसके बाद सामान भरा और फिर गए, फिर वहां पर सामान अनलोड किया, फिर लेकर के आए। इसलिए ये जितने भी चक्कर लगाने ब्रिटेन और भारत के बीच के चक्कर घटते थे, इनका व्यापारिक लाभ पूरा नहीं हो पाता था। इसलिए ये चाहते थे कि इनका एक आदमी, एक ग्रुप आदमियों का यहाँ पर रहे। वो कौन लोग थे? फैक्टर जो व्यापार को संचालित करने वाले लोग थे, वो फैक्टर थे। फैक्टर्स की वजह से यहाँ पर जो स्थान मिला वो फैक्ट्री हुई। अब ये देखिए, सूरत की फैक्ट्री 1600 कब बन गई? 13 में स्थापित हुई। उसके पहले भी अगर आप पाएंगे तो मछलीपट्टनम में भी फैक्ट्री इनकी बन गई थी और यहां से इनकी व्यापारिक गतिविधियां तेज हो गई। अब एक चीज और भी देखिए, व्यापारिक गतिविधियां ये तेज थी, लेकिन इसी काल में आप एक बात और पाते हैं कि इन्होंने अपनी अस्थायी बस्तियां भी बनाना शुरू कर दिया। अस्थायी बस्तियों का निर्माण इन्होंने कैसे किया? इन अस्थायी बस्तियों के निर्माण की प्रक्रिया में आप इस मैप में देखिए, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले ये जगह कौन सी है? ये जगह आपको वर्तमान समय में हम लोग कहते हैं चेन्नई, लेकिन चेन्नई न कह करके उस समय के लिए ये मद्रास था।
मद्रास जो यहाँ पर बना, ये 1629 ईस्वी में मद्रास में अंग्रेजी बस्ती बन गई। जब 1629 में मद्रास में अंग्रेजी बन गई, तो इस अंग्रेजी बस्ती को अंग्रेजों ने व्यवस्थित करना शुरू किया। व्यवस्थित करने का मतलब क्या चीज हुआ कि 1661 ईस्वी के एक चार्टर के द्वारा इनको ये अनुमति मिल गई कि किस प्रकार से वो अपनी व्यवस्था को ठीक करें। व्यवस्था को ठीक करें मतलब यहाँ मद्रास के लिए वो गवर्नर के साथ साथ यहाँ पर भी एक गवर्नर रखें, उसके कार्यकर्ता रखें, अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्त करें। इस प्रकार 1629 ईस्वी में आप देखिए जो ये बना हुआ है, ये 1661 ईस्वी में इस टाइप से ऑर्गेनाइज हो पाया कि 1661 ईस्वी में ऑर्गेनाइज हो पाया कि जिसमें कंपनी पर तमाम अधिकारी और कर्मचारी कहां पर रखे गए, मद्रास में रखे गए सबसे पहले। तो इस प्रकार मद्रास जो है अंग्रेजों का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला होल्ड बना कि जहां पर उन्होंने अपने कर्मचारी और अधिकारियों को नियुक्त किया। इसके बाद आप यहां पर देखिए, आइए जो बात हम करने लगते हैं, ये जो वर्तमान मुंबई है उस समय बंबई था। बंबई क्या है? बंबई को अगर आप देखें तो 7 द्वीपों का क्षेत्र था। यहाँ द्वीप थे, आज वो द्वीप एक में मिल गए हैं गाद भरने की वजह से, इसलिए पूरा लैंड मास यानी भूमि पूरी दिखाई पड़ती, अलग अलग नहीं दिखाई पड़ती। अच्छा, हुआ ऐसा था कि चार्ल्स, यहाँ पर चार्ल्स सेकंड थे, चार्ल्स सेकंड की मैरिज यहाँ पर पुर्तगाली राजकुमारी ब्रिगेंजा कैथेरिन से हुई थी। ब्रिगेंजा कैथेरिन की शादी में ये जो पुर्तगालियों के पास था बंबई पुर्तगाल के सम्राट ने चार्ल्स सेकंड को दहेज में दे दिया था। कब? जो अपनी पुत्री ब्रिगेंजा कैथेरिन के शादी में। अब इसका क्या हुआ कि 1669 में 1669 में ये अंग्रेजों को चार्ल्स सेकंड ने किराए पर दे दिया 10 पाउंड वार्षिक पर। अब यहां पर देखिए भूभाग और भू क्षेत्र आ गया अंग्रेजों के पास, और उसी के बाद यहां पर देखिए आ गया 1661 में यहां पर इन्होंने कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। 1661 के चार्टर के द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। यहां पर देखिए 1669 में बंबई बना, और उसी के बाद जॉब चार्नक ने यहां पर देखिए 1690 ईस्वी में यहां पर कलकत्ता यानी जिसको कि हम कोलकाता कहते हैं, इस बस्ती का निर्माण किया। इस बस्ती का निर्माण करने पर आप यहां पर देखते हैं कि 2-3 चीजें हो गई, 3 बस्तियां बन गई, बंबई, मद्रास और कलकत्ता। ये जो तीनों बस्तियां बनी, इन तीनों बस्तियों को यहां पर प्रेसिडेंसी टाउन कहा जाने लगा। ये तीनों बस्तियां क्या कहलाती थी? प्रेसिडेंसी टाउन। प्रेसिडेंसी टाउन क्यों कहलाती थी? क्योंकि यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन था, एक प्रेसिडेंट और उसके साथ साथ कर्मचारी और उसके अधीनस्थ जो अधिकारी थे उनके माध्यम से चलाया जाता था, इसलिए इसको प्रेसिडेंसी कहते थे। व्यापारिक और अन्य गतिविधियों के लिए बंबई, मद्रास और कलकत्ता में गवर्नरों की भी नियुक्ति हो गई थी। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन ये तीनों गवर्नर एक दूसरे से पृथक थे और ये अपना काम स्वतंत्र रूप से करते थे, और इसके साथ ही साथ ये सीधे लंदन स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा सीधे जुड़े हुए थे। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन बना? जो यहाँ पर आप पाएंगे, एक चीज आपको दिखाई पड़ेगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के मामले में। पहली चीज आप यहाँ पर देखें, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के मामले में आप पहली चीज देखें कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के मामले में मैं बार बार जोर दे करके कह रहा हूं कि जो एक गवर्नर और 24 समितियां थी, वही जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के रूप में पूरे काल में चलती रही, पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी में। हाँ, इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव में और चीजों में समय समय पर परिवर्तन हुए, जिसका कि उल्लेख मैं आगे चल करके आपके लिए करूंगा। लेकिन आप यहीं पर देखें, ये 3 प्रेसिडेंसी नगरों की स्थापना हो गई। अब इस प्रकार से यहां पर देखते हैं कि 1700 ईस्वी तक आते आते
1700 ईस्वी तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी में 3 प्रेसिडेंसी नगर थे और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में भली प्रकार स्थापित हो चुकी थी। अब इस कंपनी को एक रेगुलेट करने की, नियम या विनियमित करने की जरूरत थी। इस नियमित और विनियमित करने की प्रक्रिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अनेक प्रयास किए गए, लेकिन सबसे प्रभावी प्रयास रहा जिसको कि हम 1726 का चार्टर कहते हैं। 1726 का चार्टर आप देखिए, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर सुसंगठित किया गया और इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के सुसंगठित के साथ साथ आप देखें कि 1726 के चार्टर का सबसे बड़ा महत्व ये है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में यहाँ पर जो यूरोपीय हैं उनके लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। यूरोपीय क्या, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि इन बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी वो कानून बना लेते थे कि चाहे वो भारतीय ही क्यों न हो। अब यहाँ पर देखिए, जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं एक टाइप से जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। टेरिटरी इनकी नहीं है लेकिन फिर भी इनको जो है एक अधिकार सा हो गया कि यहाँ के लिए कानून बनाए। तो एक ये रहा। इसके बाद का दूसरा है 1726 ईस्वी का चार्टर। 1726 ईस्वी का चार्टर 1726 ईस्वी का चार्टर यहां पर देखिए, ये चार्टर किसने पास किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। इस चार्टर में था क्या? यहां पर देखिए, इस चार्टर के द्वारा कंपनी को कुछ अधिकार दिए गए। इस चार्टर के द्वारा कंपनी को कुछ अधिकार दिए गए। कंपनी को जो अधिकार दिए गए वो क्या थे? यहां पर देखिए, सबसे पहले चीज था एक अधिकार जो अभी तक प्रशासन की बात हुई थी। अभी तक आप एक बात देखें कि जो भी कंपनी यहाँ पर विधि विनियम नियम का प्रयोग करती थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा निर्मित कानून, विधि विनियम और नियम होते थे। किंतु अब कंपनी को यह अधिकार हो गया 1726 के चार्टर के द्वारा कि वह भारत में अपने जहाँ पर जो स्थान है, चाहे बंबई हो, चाहे कलकत्ता हो और चाहे मद्रास हो, यहाँ पर वो कानून बना सकती थी। लेकिन जो कानून बनाने के अधिकार थे कंपनी के, उसकी कुछ सीमाएं थी और वो सीमाएं क्या थी उसका प्रयोग, उसका जिक्र हम यहाँ पर करते हैं। सबसे पहली चीज देखिए कि विधि जो बनाएंगे कंपनी के द्वारा, यह विधि कैसी होगी और विधि कौन बनाएगा? जो गवर्नर है यहाँ पर और उसकी परिषद। कहाँ पर? मद्रास में, बंबई में और कलकत्ता में, तीनों जगह पर गवर्नर बनाया और गवर्नर के साथ एक परिषद को भी नियुक्त किया। गवर्नर और उसकी परिषद को यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया और गवर्नर और उसकी परिषद के द्वारा जो कानून बनेगा, विधि कैसी होनी चाहिए? विधि युक्त 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 युक्त। यहां पर देखिए, युक्त 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 का मतलब होता है रीजनेबल, जिसको कहते हैं ये रीजनेबल होनी चाहिए। विधि युक्त युक्त होनी चाहिए, पहली बात, पहली शर्त। और इसकी दूसरी शर्त है कि विधि ब्रिटिश कानूनों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि विधि ब्रिटिश विधि से असंगत नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ब्रिटिश जो है, ये दो शर्तें थी। आप यहां पर मेरे छात्रों जरा इस चीज को देखिए
ये चार्टर है, ये आपके लिए काफी आवश्यक है। अक्सर किताबों में इन चार्टरों का उल्लेख नहीं है। 1600 चार्टर की बात कही गई है, लेकिन वो महत्ता नहीं दी गई है। लेकिन 1626 का चार्टर प्रायः किताबों में नहीं दिया गया है। लेकिन हम ये मानते हैं कि सबसे अधिक महत्ता की शुरुआत जो होती है रेगुलेटिंग एक्ट्स की होती है, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट की पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं 1726 का चार्टर है। इसलिए आपको जानना चाहिए। कंपटीशन काफी आगे बढ़ चुका है। आप ये समझिए कि हो सकता है कि ये सभी जान रहे हैं और ये 1726 के चार्टर का जिक्र करते हुए कोई ना कोई यहाँ पर सवाल आपके लिए बन सकता है कि जैसे ये दोनों चीजों को दे दिया और ये कहा कि 1726 का चार्टर में है या रेगुलेटिंग एक्ट में है या किसमें, आप 1726 का चार्टर नहीं जानते। तो सवाल इस चीज का है कि अब वो समय है कि आप इसको भी जानें, चाहे वो समीक्षा अधिकारी की ही बात क्यों ना हो। समीक्षा अधिकारी की प्री के लिए हो सकता है ये ना हो, लेकिन समीक्षा अधिकारी के मेन परीक्षा के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है ऐसी चीजें, क्योंकि आप देखते हैं कि उनका लेवल काफी बढ़ चुका है। अब इसके बाद अगली चीज बताते हैं कि 1726 के चार्टर की दो बातें हैं। विधि युक्त होनी चाहिए, विधि ब्रिटिश कानूनों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, अर्थात इनके संगत होनी चाहिए। दो बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब तीसरी चीज की हम चर्चा यहाँ पर करते हैं कि क्या चीज है। जब ये कानून बना लेंगे तो ये तो है नहीं कि तुरंत लागू कर देंगे, इनको तुरंत लागू नहीं करना है। क्या करना है इनको, पहले भेजे ये इंग्लैंड ये कानून जाए। अब कानून ये इंग्लैंड में पहुंचा, इंग्लैंड में पहुंचने के बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने देखा और उसके बाद एक्सेप्ट किया। यहाँ तक कि पार्लियामेंट की भी संस्तुति हो जाती थी, तब ये कानून यहाँ लागू होता था। अब सवाल यह है कि जब भैया पार्लियामेंट एक संस्तुत करनी है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की ही मान्यता लेनी है, तो फिर इनको बनाने का अधिकार क्यों दिया। बात यह है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वहां से रह करके या पार्लियामेंट वहां से रह करके भारत की परिस्थितियों से तो भली बात नहीं परिचित हो सकती। ये यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ की परिस्थिति देख रहे हैं, यहाँ की आवश्यकता को महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ की आवश्यकता के हिसाब से इन्होंने कानून बनाया। इसीलिए कहा युक्त होना चाहिए। यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से युक्त का मतलब यही है कि यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से ये कानून जो है रीजनेबल होना चाहिए। यही चीज यहाँ पर ये कहा। और दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज और भी कह रहे हैं कि ये कानून ब्रिटिश विधि के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दोनों बातें होंगी। जब हम विधि के युक्त होने की बात कर रहे हैं तो कहने का मतलब यहाँ की परिस्थितियों लोगों की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए, तभी तो युक्त हुई, ये यहाँ के लिए हुई। और दूसरी चीज ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप ब्रिटिश कानूनों के विरुद्ध जा सके। और यही चीज वो यहाँ पर देखेंगे, आपको ये बताना होगा कि भैया ये कैसे रीजनेबल है, कैसे युक्त है, ये बताना होगा। और दूसरी चीज ये बताना होगा कि वो तो खुद ही देख लेंगे कि ब्रिटिश कानूनों के विरुद्ध नहीं है। यही दो बातें यहाँ पर ध्यान देने की बात है। और 1726 का चार्टर जो है इस मामले में महत्वपूर्ण है कि भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ के मतलब भले यहाँ की इनकी टेरिटरी नहीं है, लेकिन इनको यहाँ पर भले इनका क्षेत्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनको विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। और इसके बाद हम अगले टर्न पर अगला हमारा वीडियो होगा जिसमें हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे। डेफिनेटली निश्चित रूप से आप समझिए कि रेगुलेटिंग एक्ट का हमारा आप वीडियो देखेंगे तो आपको जो अभी तक आपने वीडियो देखे होंगे उससे काफी बेहतर और अलग मिलेगा और ऐसी चीजें मिलेगी जो कि आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी। जो उपलब्ध चीजें हैं उससे काफी आपको अलग मिलेगा। हमने ये पाया है कि बहुत से वीडियो यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन उन वीडियो में आपके लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है। इसलिए मैं इन वीडियो के माध्यम से अपने छात्रों को यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आप ज्ञान के सही स्रोत पर और सही ज्ञान पर आइए और पर्याप्त ज्ञान पर आइए, जिससे कि आपको लाभ मिल सके। अच्छा भाई, अब अगले वीडियो में मिलेंगे फिर।